हाय लाडले, क्या हालचाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा फोर्ड इकोनॉमिक सीरीज के डे नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों मनी एंड क्रेडिट। इस लेक्चर के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे और वो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मनी के इन्वेंशन से पहले किस तरीके से लोग ट्रेड किया करते थे। तो दोस्तों मनी के इन्वेंशन से पहले लोग किया करते थे बार्टर सिस्टम, जिसमें लोग सामान के बदले सामान को स्वैप किया करते थे। मान लेते हैं कि मेरे पास मैंगो का खेत है, तुम्हारे पास चावल का खेत है, तो मैं अपने मैंगो के बदले तुमसे चावल ले लूंगा। तुम्हारे पास चावल का खेत है, उसके पास जूते की शॉप है, तुम चावल के बदले उससे जूते स्वैप कर लोगे। उसके पास जूते की शॉप है, उसके पास मटके की शॉप है, तो मटके के बदले जूते स्वैप कर लेगा। तो मनी के इन्वेंशन से पहले लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि सामान के बदले सामान को स्वैप कर लेते थे। लेकिन क्या आपको पता है बार्टर सिस्टम के अंदर दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जो चीज मैं आपको दे रहा हूं क्या वही चीज आपको चाहिए भी, इसी को कहा जाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसको समझाने के लिए पिक्चर दे रखी है। यहां पे ये व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मैं आपको जूते दे दूंगा अगर आप उसके बदले मुझे वीट दे दो। लेकिन वो सामने वाला कह रहा है कि मुझे तो जूते चाहिए ही नहीं, मुझे तो कपड़े चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा ये जो चीज ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को वो चीज चाहिए ही नहीं, तो यहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पा रहा है। अब ये व्यक्ति आया बीच में, ये कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए, जो तुम दे रहे हो मुझे वो चाहिए, लेकिन मेरे पास वीट नहीं है, मेरी तो मटके की दुकान है। तो जैसा कि आपने देखा कि यह व्यक्ति जो जूते के बदले गेहूं चाहता है, इसको वो ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हो सकता है एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कई दिनों तक भटकना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो आपके जूते के बदले आपसे गेहूं ले ले। क्लियर हो गया? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना बहुत मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर कि स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी। सर पेरिशेबल कमोडिटी क्या होता है? पेरिशेबल कमोडिटी उनको कहा जाता है जो समय के साथ रखे रखे हो सकता है खराब हो जाए, उस तरीके के आइटम को पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं। अब ये जो स्टाइलस है ये पेरिशेबल नहीं है, क्योंकि तुम इसको एक दिन रखो, एक हफ्ता रखो, एक महीना रखो, ये खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल है, कोई भी एडिबल आइटम है, तो एक टाइम के बाद वो खराब होने लगता है। और बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। यहां पर एक अंकल है और इनकी बनाना की शॉप है। अब बार्टर सिस्टम में ये कह रहे हैं कि मैं बनाना के बदले सामान स्वैप करने को तैयार हूं। अब एक दिन दुकानदार इसके वहां कोई नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। अब धीमे धीमे करके जो इसके बनानास हैं वो धीमे धीमे करके ब्लैक होने लगे। चौथे दिन भी नहीं आया, पांचवें दिन भी नहीं आया। अब इसके जो बनाना है वो सड़ने लगे। छठे दिन आया एक आदमी जो कह रहा है मैं बनाना के बदले गेहूं देने को तैयार हूं। लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि अरे आपके जितने भी बनानास हैं ये तो खराब हो चुके हैं, तो मैं आपसे सारे बनानास ले लूंगा और उसके बदले मुट्ठी भर आपको मैं गेहूं दूंगा, क्योंकि ये खराब हो चुके हैं सारे बनानास। या अगर बहुत ही खराब हो चुके होंगे तो वो बोलेगा मैं आपसे बनानास लेने को ही तैयार नहीं हूं। तो बार्टर सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम होती थी कि जब तक आप ऐसा ग्राहक ढूंढने को निकलते हो जो आप जो ऑफर कर रहे हो वो ले ले और आपको जो चाहिए वो दे दे, तब तक हो सकता है कि आपके पास अगर पेरिशेबल आइटम है तो हो सकता है वो खराब हो जाए। तो इन दो चीजों के कारण बार्टर सिस्टम एक सक्सेस नहीं था। ठीक है सर, बार्टर सिस्टम सक्सेस नहीं था। लेकिन 2025 में एक ऐसा क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में जिससे बहुत सारे बच्चों के विकेट गिर गए। और वो क्वेश्चन ये था कि द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को हमें सॉल्व करना है। कैसे करें? कैसे हम द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को सॉल्व करें? इसका सिंपल सा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा छापें और उसको सर्कुलेट करें। सिर्फ इन्वेंशन ऑफ मनी ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को सॉल्व कर सकती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए। क्लियर हो गया? तो सर बार्टर सिस्टम फ्लॉप था, यानी कि कमोडिटी बनी, यानी कि सामान के बदले जो सामान स्वैप होता था ये तो फ्लॉप था। इसके बाद क्या है? इसके बाद आया दोस्तों मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी के बाद अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर नोट्स और सिक्कों का। और अब तो एक ऐसा वक्त आ गया है जब दुनिया में क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, ये सब चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, ब्लॉकचेन, ये सब इंडिया के अंदर अभी बैन है, तो हमें इसके बारे में तो नहीं पढ़ना है। तो सर अगर बार्टर सिस्टम एक फ्लॉप था तो बताइए मेटेलिक मनी में क्या प्रॉब्लम थी? आइए इसको समझ लेते हैं।
दोस्त मेटेलिक मनी आज से नहीं कई सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मेटेलिक मनी 2500 साल पहले से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। मैं आप लोगों को 2500 साल पुराना कितना इतिहास बता रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैं यहां पर एक टाइमलाइन बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, इस टाइमलाइन में बीचों बीच में आता है दोस्तों जीरो, बीचों बीच में आता है जीरो। इसे कहा जाता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ये वो वक्त है जब जीसस क्राइस्ट जी पैदा हुए थे। इनके पहले का जो वक्त होता है इसे कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ये वो वक्त है जो जीसस क्राइस्ट के पहले का था, बीसी कहा जाता है इसको। और इसके बाद का जो वक्त होता है उसे कहा जाता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन लाइट ऑफ अवर लॉर्ड। क्रिश्चियन लोग कहते हैं जीरो में हमारे जीसस क्राइस्ट पैदा हो गए थे, और उसके बाद जो भी वक्त आया वो हमारे जीसस क्राइस्ट के आशीर्वाद के अंदर गया है, इसलिए सारे वक्त इन लाइट ऑफ अवर लॉर्ड हुए। ठीक, अभी अगर हम बात करें तो इस समय मेरी जान चल रहा है 2026 एडी, शायद 2026 एडी नहीं चल रहा है, 2026 चल रहा है। अरे मुन्ना, अब जितना भी वक्त आएगा वो एडी में आएगा, इसलिए अब हमने एडी लगाना ही छोड़ दिया है। तो जब ये मुझसे कहता है 2500 साल पहले, तो सबसे पहले तो तुम्हें 2026 साल पहले जाओगे, तो 2026 साल पहले जब तुम जाओगे तो तुम यहां पहुंचोगे, मतलब जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। यहां से तुम 500 साल और पहले चले जाओ तो यहां पर कहीं, इस समय कहीं मेटेलिक मनी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। इस टाइम पे जो भी सिविलाइजेशंस थी वो मेटेलिक मनी का इस्तेमाल करती थी। तो यहां पे यही बात बताई गई कि अर्ली पंच कॉइन्स जो थे वो उस टाइम के हिसाब से इस्तेमाल होते आ रहे। इसके बाद गुप्ता एम्पायर आया, और गुप्ता एम्पायर के जो लोग थे उन्होंने गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करना शुरू किया। उस टाइम के जितने भी राजा महाराजा होते थे वो महंगे मेटल्स के सिक्के बनाते थे। वो एक तरीके का उनका शक्ति प्रदर्शन होता था। जितना भारी सिक्का होगा, जितना महंगा सिक्का होगा, उससे पता चलेगा कि राजा के खजाने में कितना पैसा है। जस्ट इमेजिन, गुप्ता एम्पायर का सिक्का कहीं बहुत दूर, मान लेते हैं ईरान इराक तक पहुंच गया, तो अगर ये वहां सिक्का पहुंचा और वहां के आदमी ने देखा, ओ माय गॉड इतना मोटा सिक्का, ऊपर से सोने का सिक्का, चांदी का भी नहीं, यानी कि गुप्ता एम्पायर के जो राजा हैं वो बहुत अमीर होते होंगे। तो एक तरीके की अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए महंगा मेटल और ज्यादा मेटल का इस्तेमाल किया जाता था सिक्के बनाने के लिए। यही नहीं, इस टाइम के जो राजा होते थे वो सिक्कों को अपने एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। कभी सिक्के पे एक सितार बजाते हुए अपनी फोटो बजा दी, इससे लोगों को लगता था ओ माय गॉड गुप्ता एम्पायर के जो राजा उनको तो सितार बजाना तक आता है। कभी सिक्के में हाथ से शेर से लड़ते हुए फोटो बना दी, तो लोग कह रहे हो माय गॉड गुप्ता एम्पायर के जो राजा जो है वो तो इतने ब्रेव है कि वो शेर को हाथ से मार देते हैं। तो ये लोग इस तरीके का सिक्के का इस्तेमाल करते थे। इतिहास में अगर आप चले जाएं तो सबसे ज्यादा मोटे और सबसे ज्यादा महंगे सिक्के गुप्ता एम्पायर के हुआ करते थे। तभी आई तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक ने कुछ ऐसा कहा जिसके कारण इसको ब्लंडरर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तुगलक जब राजा बने तो इनके राजघराने में, इनके खजाने में पैसा था ही नहीं, तो तुगलक ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना गोल्ड और सिल्वर की जगह ब्रोंज और टिन के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यह इसकी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के सिक्के इसलिए होते थे क्योंकि गोल्ड और सिल्वर मुश्किल से मिलते थे, सिर्फ राजा लोगों के पास होते थे, तो सिर्फ वही सिक्के बनाते थे। लेकिन ब्रोंज और टिन बहुत कॉमन मेटल था, हर घर में सबके पास था। तो अब राजा की जगह लोग घरों में सिक्के बनाने लगे थे, और ऐसे बहुत सारे जाली सिक्के मार्केट में, गांव में, शहरों में घूम रहे थे। और इसीलिए तुगलक ने जो ब्लंडर किया वो भी इतिहास के पन्नों में लिखा गया। इसके बाद अकबर द ग्रेट आया, और अकबर ने अपनी जो मुहर बनाई उस पे उसने एक ऐसी चीज लिखी जिसके कारण इसको भी आज हमें डिस्कस करना पड़ेगा। अकबर ने अपने सिक्के में सबसे ऊपर लिखा अल्लाहू अकबर, यानी कि अल्लाह ग्रेट है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेकेंड लाइन में उसने लिख दिया अकबर भी जो है वो ग्रेट है। यानी अगर ये अल्लाह को ग्रेट कह रहा था तो ये अकबर अपने आप को भी ग्रेट कहने लगा था। इससे पता चलने लगा था कि इसका अहंकार सर चढ़ने लगा था। और अब हम लोग किस तरीके से मॉडर्न कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ मनी हुआ, कहां से आज हम कहां तक पहुंच गए।
लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो इसमें दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। पहला वर्ड है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो दूसरा वर्ड है टोकन वैल्यू। सर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? बेटा जो भी मेटल होता है, जो भी महंगा मेटल होता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी उस मेटल की खुद की एक वैल्यू होती है, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। यहां पे तुम एक फोटो देख सकते हो। सर अरे लड़की नहीं देखनी है, लड़की ने ज्वेलरी जो पहनी है वो देखना है तुम लोगों को। सोना जो होता है, सोने की खुद की एक वैल्यू होती है। तुम चाहो तो सोने को मेल्ट करके उसकी ज्वेलरी बना दो, ज्वेलरी बहुत महंगी बिकेगी। तो उसी तरीके से हर मेटल की अपनी खुद की एक वैल्यू होती है, उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है, और इसीलिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों हम इंट्रिंसिक कॉइन की जगह टोकन कॉइन इस्तेमाल करने लगे। एक टाइम था जब भारत देश के अंदर 5 रुपए का एक सिक्का इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम लोग भोपाल में कलदार कहते थे। बहुत मोटा सा सिक्का होता था, कभी ना कभी आपने भी देखा होगा। 5 रुपए का सिक्का होता था, बहुत मोटा सा सिक्का होता था, एकदम भारी सा सिक्का, किसी को फेंक के मारो तो दिमाग फट जाए उसका, इतना भारी सिक्का होता था। तो दोस्तों ये 5 रुपए का जो सिक्का था, कुछ हमें ऐसा पता चला कि हमें 5 रुपए का सिक्का डिसकंटिन्यू करना पड़ा। हमें यह पता चला कि 5 रुपए का सिक्का बांग्लादेश जाता था, और बांग्लादेश जाने के बाद उस 5 रुपए के सिक्के को मेल्ट किया जाता था, और उस 5 रुपए के सिक्के के बदले 6 मेटेलिक ब्लेड्स बनाई जाती थी उसको मेल्ट करके। यानी कि जो एक सिक्का है उसको मेल्ट किया और उससे 6 मेटल की ब्लेड बनाई जिससे शेविंग करी जाती है, और हर ब्लेड को ये लोग 1 रुपए का बेचने लगे, एक ब्लेड को। यानी कि एक 5 रुपए के सिक्के से वो 6 ब्लेड बना रहे हैं, तो एक 5 रुपए के सिक्के से वो 6 रुपए, यानी कि सिक्के से वो 1 रुपए एक्स्ट्रा बना रहे थे। तो हमें ये बात पता चल गई कि क्योंकि हमारे 5 रुपए के सिक्के की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, लोग उसको मेल्ट कर करके किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस काम के लिए जिसके लिए वो बना ही नहीं है। तो फिर भारत सरकार ने कहा ओके बेटी, ये 5 रुपए का सिक्का इसको करो डिसकंटिन्यू, और अब हम लेकर आने लगे हैं टोकन कॉइन। सर टोकन कॉइन क्या होता है? टोकन कॉइन वो होता है जिसकी फेस वैल्यू जो होती है, यानी कि उस कॉइन के ऊपर जो लिखा है वो ज्यादा होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो कम होती है। यानी कि अगर एक सिक्के के ऊपर 10 रुपए लिखा है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन अगर तुम इसको मेल्ट कर भी दोगे तो जो मेटल मिलेगा तुमको वो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए का मिलेगा। यानी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 2, 3, 4 रुपए होगी। फेस वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। ऐसे में तुम फिर उसको मेल्ट वेल्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम मेल्ट करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है ना। 10 रुपए के सिक्के को मेल्ट करके अगर 4 रुपए बना रहे तो तुम्हारा नुकसान हो गया ना। तो अब हम लोग टोकन कॉइन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, यानी मेल्ट करोगे तो नुकसान होगा तुम्हारा। क्लियर हो गया दोस्त? यहां पे अब हम लोग आ जाते हैं कि इंडिया में जो करेंसी इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है इंडिया में, कौन करेंसी को प्रिंट करता है, कौन मिंट करता है सिक्के। आइए ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इस समय इंडिया में पेपर नोट्स का इस्तेमाल हो रहा है और मेटेलिक कॉइन्स का इस्तेमाल हो रहा है। बस हम ये दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया में, पेपर के बने नोट और मेटेलिक कॉइन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में जो पैसा है या दुनिया में जो पैसा है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का है, काम करता है। यहां से एक एमसीक्यू बनता है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी। मनी का मेन काम क्या है दोस्त? तो तुमको जवाब देना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब नहीं समझे ना, मैं बताता हूं। पैसे के इन्वेंशन से पहले हम सामान के बदले सामान स्वैप किया करते थे, याद आ रहा है? लेकिन अब पैसा आने के बाद आप कोई भी गुड या कोई भी सर्विस को उस पैसे से एक्सचेंज कर सकते हो। आपको मैंगो चाहिए, आप पैसा दो मैंगो लो। आपको गेहूं चाहिए, आप पैसा दो गेहूं लो। आपको मेरी पढ़ाई चाहिए, आप पैसा दो पढ़ाई लो। तो अब पैसा जो है उसका मेन काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम चीजों का एक्सचेंज कर रहे हैं, हम गुड्स और सर्विस के बदले पैसा दे रहे हैं, और पैसा क्योंकि सब लेने को तैयार है तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, जो हमने एमसीक्यू किया था। भारत देश में
जो भी पैसा इस्तेमाल हो रहा है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर रखा है। इंडिया की करेंसी इंडियन रूपी है। अब तुम भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में कहीं भी चले जाओ, वो इंडियन करेंसी से तुम्हें लेने से कोई मना नहीं कर सकता। सबको वो करेंसी लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों, भारत देश में ये जो पैसे छाप रही है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप रही है। यहां से एमसीक्यू बनता है कि इंडिया में पैसा कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, और ये प्रिंटिंग कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आ गया है कि सर अगर आरबीआई विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो बैंक है, अगर यही पैसा प्रिंट कर रहा है तो ये बहुत सारे पैसे प्रिंट करके गरीबों में बांट के देश से गरीबी मिटा क्यों नहीं देते हैं? और सर अगर ऐसा होने लगे तो बताइएगा, सबसे पहले लाइन में हम ही लगे, क्योंकि हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। बेटा ऐसा किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? आइए मैं आपको वो समझाता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आरबीआई जो होता है वो भारत सरकार के बिहाफ में पैसे को प्रिंट करता है। अब ये जो पैसा प्रिंट होता है, ये प्रिंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, या अवेलेबिलिटी ऑफ गुड भी कह सकते हो आप। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इस चीजों के ऊपर पैसा प्रिंट होता है। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल हो जाता। लो बेटे एग्जाम्पल समझा देता हूं। मान लेते हैं कि मेरे पास 10 kg ऑफ मैंगोज हैं, ठीक है सर, और 10 kg जो मैंगो हैं, खरीदने वाले मेरे पास 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। अब ये जो सारे के सारे लोग हैं, यहां पर अगर आप एक बार नोटिस करो तो इन सबके पास 10-10 रुपए थे। इन सबके पास सिर्फ 10-10 रुपए थे। अब मार्केट में आदमी के पास पैसा कम है, ठीक है, तो मैं जो ये मैंगो है, इस मैंगो को मैं महंगा नहीं कर सकता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि आदमी के पास पैसा कम है। अगर मैंने ये मैंगो महंगा कर दिया तो कोई ये खरीद ही नहीं पाएगा। मेरा मैंगो मेरे ठेले पे पड़े पड़े सड़ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास सामान ज्यादा है, लोगों के पास पैसा कम है। मेरे पास सामान ज्यादा है, लोगों के पास पैसा कम है, मुझे सस्ता करके बेचना पड़ेगा। मुझे सस्ता करके बेचना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि एक दिन आरबीआई ने खूब सारे पैसे छापे, और आरबीआई ने क्या करा? सबको 100-100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। इसको भी 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, इसको भी 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, इसको भी 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, और इसको भी 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। आरबीआई ने सबको 100-100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। अब क्या होगा? आरबीआई ने खूब रातों रात पैसे छापे गए, वो सबको बांटे गए। अब एकदम से सबके पास पैसा आ गया, लेकिन मार्केट में माल तो उतना ही है। अब ये सबके पास पैसा आ गया, ये सब ठेले को घेर के खड़े हैं, हमें दो मैंगो। अब खरीदार ज्यादा है, माल कम है, पैसा ज्यादा है, माल कम है, तो ये मैंगो वाला क्या करेगा? अपना मैंगो महंगा कर देगा। जो मैंगो ये पहले, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, तब ये 20 रुपए किलो बेच रहा था, अब ये 200 रुपए किलो बेचने को तैयार हो गया है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया। ठीक है, तो अगर आरबीआई बहुत सारा पैसा छाप भी लेगी, गरीबों में बांट भी देगी, तो ये मार्केट में जो गुड्स हैं वो तो कमी है ना, लिमिटेड ही है ना। तो पैसा ज्यादा होने से ये जो गुड्स जो लिमिटेड हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई हो जाती है। इसीलिए कभी भी आरबीआई बहुत सारा पैसा छाप के लोगों को नहीं बांटेगी, ठीक है, क्योंकि इससे मार्केट में महंगाई हो जाएगी। ब्रेड, अंडा, दूध, जो बेसिक चीजें वो भी बहुत महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पैसे छापती है, लेकिन ये बहुत सारे पैसे नहीं छाप सकती। क्यों? क्योंकि गुड्स जो है वो लिमिटेड है। ठीक है सर, ये समझ गए हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं चेक फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है, चेक फैसिलिटी को आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, बबुआ सर का फोन आया मेरे पास, हेलो सीड सर। मैंने कहा हाँ बबुआ भाई। बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने कहा थैंक यू। बोले सर मैं हैप्पी बर्थडे सूखा सूखा नहीं बोलूंगा, मैं आपको पैसे देना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने अपनी यूपीआई आईडी भेज दी। मैंने कहा सर प्लीज ट्रांसफर। अब बबुआ सर कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर ऑनलाइन नहीं, मैं आपको चेक दूंगा। मैंने कहा ठीक है।
मैं तुरंत रात को 12 बजे चप्पल पहन के तुरंत एक्टिवा में बैठ के बबुआ सर के घर पहुंच गया। मैंने कहा लाओ, कुछ दे रहे थे आप। तो बबुआ सर ने कहा 10,000 रुपए का चेक। उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली, चेकबुक काटी और उस चेकबुक के ऊपर उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेरा नाम लिख दिया, SIDDHARTH, सिद्धार्थ शर्मा _PW। उन्होंने मेरा नाम लिख दिया, सिद्धार्थ शर्मा _PW। आज तारीख कितनी है? उन्होंने देखा आज तारीख है 31 जनवरी। ओ माय गॉड, उन्होंने 31 जनवरी पहला महीना होता है और साल चल रहा है 2026। उन्होंने ये लिख दिया। बबुआ सर को जो मुझे पैसा देना था उसको उन्होंने वर्ड्स में यहां लिख दिया 10,000 रुपए, और जो उनको मुझे पैसा देना था उसी को उन्होंने यहां पे डिजिट्स में लिख दिया 10,000 रुपए। उसके बाद बबुआ सर यहां पे साइन कर देंगे, बबुआ ये, और बबुआ सर मुझे ये चेक काट के दे देंगे। अब एक बात नोटिस करिएगा कि बबुआ सर ने मुझे चेक काट के दे दिया, अब ये चेक का कैसे पैसे मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे? अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो चेकबुक है ये ऋतिक सर की है, तो ऋतिक सर का नाम, उनका अकाउंट नंबर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, उनका नाम, उनका अकाउंट नंबर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। अब मुझे चाहिए कि मेरे को मेरा नाम और मेरा अकाउंट नंबर लिखना है, लेकिन इस चेक में नहीं लिखूंगा। मैं जाऊंगा बैंक और मैं बैंक जाके वहां पे एक फॉर्म मांगूंगा, अपने बैंक जाऊंगा और एक फॉर्म मांगूंगा। उस फॉर्म के अंदर मैं अपना नाम लिखूंगा, मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा, ठीक है, और मैं ये नाम और अकाउंट नंबर वाला जो फॉर्म है उसमें ये चेकबुक जो है, ये चेक जो है उसको स्टेपल कर दूंगा। अब ये पैसे किसके अकाउंट से आने हैं वो यहां लिखा है, किसके अकाउंट में जाने हैं वो यहां लिखा है। अब बैंक वाले क्या करेंगे, ऋतिक सर को फोन लगाएंगे, हेलो इज दिस ऋतिक मिश्रा स्पीकिंग। वो बोलेंगे हाँ जी बहन जी। उन्होंने कहा कि आपने 10,000 रुपए सिद्धार्थ शर्मा को देने की बात करी है। उन्होंने कहा हाँ जी बहन जी। और जैसे ही ऋतिक सर ने कंफर्मेशन दे दिया, वैसे ही ऋतिक सर के इस अकाउंट नंबर से पैसे मेरे इस अकाउंट नंबर के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि ऋतिक सर को फोन क्यों लगाया गया? हो सकता है ऋतिक सर की चेकबुक चोरी हो जाए किसी दिन। अब मैं रात को घर में बैठे बैठे लगा हूं 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। तो इससे बचने के लिए बैंक वाले एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो चेक आपने काटा ये आप ही ने काटा है कि ये अपने आप पे आ गया। तो बेसिकली चेक क्या होता है? चेक जो होता है वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मैं बैंक को आदेश करता हूं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जिस इंसान का चेक है उसके अकाउंट से, जिस इंसान को लिखा जा रहा है उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दो, अकाउंट से अकाउंट ये पैसा ट्रांसफर कर दो। तो ये मैंने बैंक को ऑर्डर दिया, अकाउंट से अकाउंट भेज दे पैसा, अकाउंट से अकाउंट भेज दे पैसा, ठीक है। तो ये होता है चेक का काम। सवाल ये उठता है कि सर चेक चेक खेलना ही क्यों है, कैश में काम नहीं हो रहा है क्या? मैं बताता हूं क्यों। एक बार क्या हुआ कि मेरे फूफा जी आए, ठीक है, मैंने उनके पैर छू लिए। अब वैसे बहुत कंजूस आदमी है, 1 रुपए नहीं देते कभी, उस दिन 1 लाख रुपए दे दी मुझे। भाई साहब मैं दीवाना सा हो गया। मैंने भाई अपने पलंग के ऊपर 1 लाख रुपए बिछाए और इस रात में पलंग के ऊपर उस 1 लाख रुपए के ऊपर सोया हूं। अगले दिन में जब सुबह सो के उठा हूं तो देखा दरवाजा कोई पीट रहा था, खोलो खोलो। मैंने दरवाजा खोला, अजय देवगन बोलो जुबा केसरी, रेड पड़ गई आपके घर में। और मैंने कहा, तो जब मेरे घर रेड पड़ी, बोली 1 लाख रुपए कहां से है? मैंने कहा मेरे प्यारे फूफा ने दिए 1 लाख रुपए। बोले कि ये 1 लाख रुपए चोरी के। अरे मैंने कहा फूफा जी से बात कर लो। फूफा जी आए, वो मुकर गए, मैंने तो नहीं दिया। अब मैं उनको देख रहा हूं, मैं पुलिस को देख रहा हूं, पुलिस उठा के मुझे ले गई। अब ये पैसे अगर आप कैश में दे रहे हो तो ये पैसे कहां से आ रहे, कहां को जा रहे, कोई ट्रेस नहीं है। ये पैसे चोरी के हों, किडनैपिंग का पैसा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चेक ट्रांसफर करते हो तो किसके अकाउंट से आ रहा, किसके अकाउंट में जा रहा, ये सब कुछ का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसलिए चेक बुक एक ज्यादा बढ़िया तरीका होता है पैसा ट्रांसफर करने का, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं दोस्त कि बैंक काम कैसे करती है, बैंक काम कैसे करती है, ठीक है। अब
मान लेते हैं कि आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे, तो आप गए बैंक के पास और आपने जाके वो पैसा डिपॉजिट कर दिया। आपने बैंक से कहा कि साहब ये एक्स्ट्रा रुपए थे, ये आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 100 रुपए बैंक को जमा कर दिए, आपके पास एक्स्ट्रा थे। बैंक ने कहा कि आप हमें 100 रुपए दीजिए, बाद में हम आपको ये पैसे बढ़ा के दे देंगे। आपने कहा ऐसा, उनने कहा वैसा, और आप ये 100 रुपए देके चले गए। तभी वहां से रिंकू पहलवान आ गए और रिंकू पहलवान ने बैंक से कहा, बैंक बैंक मुझे 100 रुपए उधार दे दो। बैंक ने कहा तुम 100 रुपए का क्या करोगे? बोले मैं पल्सर खरीदूंगा और 14 फरवरी आ रहा है, उस दिन अपनी पसंदीदा महिला को घुमाने ले जाऊंगा, बूम बूम धूम मचा ले, चने चबा ले। अब देखिए 100 रुपए उसको चाहिए क्योंकि उसको गाड़ी खरीदनी है और उसको घूमने जाना है। बैंक उसको वो 100 रुपए दे तो देगा कि ले ले 100 रुपए, लेकिन एक शर्त पे कि तुम वापस हमको 110 रुपए करोगे, तुम हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। हम तुम्हें 100 रुपए दे रहे हैं गाड़ी देने के लिए, लेकिन 1 साल बाद जब तुम वापस करोगे तो तुम हमें 110 रुपए दोगे। रिंकू पहलवान को भैया गाड़ी की चाहिए ही चाहिए थी, तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। अब बैंक ने वो 100 रुपए के 110 बना लिए। ये 100 रुपए बैंक के नहीं थे, ये 100 रुपए तुम्हारे थे जो तुम जमा करके गए थे, लेकिन वो तुम्हारे 100 रुपए में बैंक ने आगे देकर 10 रुपए एक्स्ट्रा बना लिए। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। 1 साल बाद जब रिंकू पहलवान पैसे वापस करेगा 110 रुपए, तो बैंक उसमें से 5 रुपए अपने पास रख लेगा और वापस आपको कर देगा 105 रुपए। अब आपने दिए थे 100 रुपए और आपको मिले 105 रुपए, आप खुश, रखे रखे पैसा बढ़ गया, 100 का 105 हो गया। लेकिन तुम्हारे उसी 100 रुपए से बैंक ने भी 5 रुपए बना लिए, क्योंकि रिंकू पहलवान से उन्होंने 10 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे, तुमको 5 दिए, 5 खुद के पास रख लिए। तो इस तरीके से बैंक दोस्त काम करता है। यानी कि बैंक क्या करता है कि जो आदमी ने डिपॉजिट किया पैसा और जो आदमी ने उधार लिया पैसा, बोरोवर, जिसने डिपॉजिट किया डिपॉजिटर, जिसने उधार लिया बोरोवर, तो बोरोवर से ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, इससे हाई इंटरेस्ट लेता है, और इसको थोड़ा पैसा कम देता है, और इन दोनों के बीच में जो माइनस करने पे जो नंबर आता है वो बैंक की इनकम होती है। तो ये बात तरीके से बैंक काम करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, मेरे को मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया, इससे पहले तुम चैट बोर्ड पे अगर मान लीजिए बोरोवर ने पैसा दिया 100 रुपया, बैंक ने वो पैसा आगे दे दिया और बोरोवर आ गया कि लाओ मेरे 100 रुपए वापस करो, मेरे घर में बेटी की शादी है, लेकिन वो पैसा तो रिंकू पहलवान के पास था, वो 1 साल बाद देने वाला था, तब क्या होगा? आया तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन? झूठ मत बोलना, देखो मेरे को सब पता चल जाता है। तो बैंक क्या करता है ऐसी सिचुएशन में, एक वॉल्ट कैश का कॉन्सेप्ट चलता है। वॉल्ट कैश का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिपॉजिटर ने जो भी पैसा दिया है, जो भी पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक सारा की सारा पैसा बोरोवर को उधार नहीं दे सकता है। बैंक को जो भी पैसा डिपॉजिट होता है उसका 5%, इस समय 5% है, वो 5% अपने पास रखना रहता है, ताकि कल को अगर डिपॉजिटर आ जाए कि मेरा पैसा वापस करो, तो बैंक हाथ ना खड़े करे, और जो 5% रखा है वो 5% वापस कर दे। ठीक है, तो बेसिकली बैंक क्या करती है, डिपॉजिटर जो पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए एक आदमी ने 100 जमा किए, दूसरे ने 200 जमा किए, तीसरे ने 300 जमा किए, चौथे ने 500 जमा किए, तो जितना भी पैसा बैंक के पास जमा है, बैंक पूरा की पूरा उधारी में नहीं चढ़ाता, पूरे अमाउंट का 5% बचा लेता है वो, जो उनके डे टू डे काम, और कल को अगर डिपॉजिटर वापस आ जाए पैसा मांगने तो वो पैसे से वो चुका सके। ठीक है, इसे कहा जाता है वॉल्ट कैश। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हारी क्यूरियोसिटी का पार्ट था तो मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा है, सॉरी यार दोस्त, सॉरी। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। अब मेरे पास सर पैसा है, मेरे को मालूम था तुम बहुत पैसे वाली पार्टी हो। सर मेरे पास पैसा है, मेरे को बैंक में अकाउंट खुलवाना है, कितने तरीका का उड़ा सकता है बाबा? तुम बैंक में 4 तरीके का अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे पहला अकाउंट होता है जिसे कहा जाता है सेविंग अकाउंट। तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है ना, एक्स्ट्रा पैसा, वो तुम बैंक को दे देते हो, और बैंक क्या करता है, उसके बदले वो पैसा आगे बोरोवर को दे देता है और तुमको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है।
तो ये हो गया आपका सेविंग अकाउंट, जो आम पब्लिक, मैंगो मैन, तुम, मैं, हम लोग खुलवाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों करंट अकाउंट। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन खुलवाते हैं, जिनका दिन का करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। सुबह डाले 100 करोड़ रुपए, शाम को निकाले 80 करोड़ रुपए, एकदम ऐसे फटाफट काम चल लिया वहां पे। तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। सिंपल सी बात है। सेविंग अकाउंट में आप बैंक के पास पैसा थोड़ी देर रखते हो, बैंक वो पैसा आगे बोरोवर को देता है, और लोन में देने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा आता है उससे आपको वो देता है इंटरेस्ट। ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में आपने बैंक में ज्यादा देर पैसा छोड़ा ही नहीं, सुबह डाला शाम को निकाल लिया, बैंक को आपने रूम दिया ही नहीं कि बैंक उसको आगे बोरोवर को दे सके। तो इसीलिए यहां पर आ जाता है करंट अकाउंट में कम थोड़ा सा होता है, लेकिन ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा मिलता है यहां पे फिक्स्ड डिपॉजिट, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। पूछो क्यों? मैंने बैंक को 100 रुपए दिए, मैंने बैंक को 100 रुपए दिए, और मैंने कहा 5 साल बाद आऊंगा मुन्ना, 5 साल बाद। तो पहले साल बैंक ने रिंकू पहलवान को दिए थे और उससे उसके बदले 110 रुपए लिए, तो बैंक का 10 रुपए यहां पे बढ़ गया। दूसरे साल उनने पिंकी पहलवान को दिए और उससे भी बदले में 110 रुपए लिए, तो 10 रुपए और यहां बढ़ गए बैंक के। तीसरे साल अब्दुल पहलवान को दिए और उससे भी 110 रुपए लिए, यहां भी पैसे बढ़ गए। चौथे साल बैंक ने अमन पहलवान को दिए 110, उससे भी लिए 10 रुपए, यहां भी बढ़ गए। और पांचवें साल बैंक ने सिद्धार्थ गरीब को पैसे दिए और उससे भी 10 रुपए बढ़ गए। तो जब तुम 5 साल का बोल के चले गए तो बैंक ने तेरे 100 रुपए को 5 साल में 5 लोगों को बांटा और सबसे 10 रुपए एक्स्ट्रा वसूल लिए, और तुम्हारे 100 रुपए के बैंक के पास 10 50 रुपए एक्स्ट्रा हो चुके। तो तुमको वो उसके बदले, अगर उनने 50 कमा लिया है तो तुमको भी तो कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पैसे से ही तो बनाया है दोस्त। तो बैंक तुमको कह देता चलो 20 रुपए ले लेना, 25 रुपए ले लेना। तो फिक्स डिपॉजिट में क्योंकि आप एक लंबे समय तक बैंक के पास पैसा छोड़ देते हो, इसलिए यहां पर आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और लास्ट तरीके का बैंक अकाउंट होता है जिसे कहा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप बैंक को एक प्रॉमिस करके आते हो कि मैं हर हफ्ते या हर महीने या हर 3 महीने में आपको इतने रुपए दूंगा। आप बैंक को आपने एग्रीमेंट कर रखा है, तो आपको हर महीने 100 रुपए या 5 जो भी आप लिख के आओगे वो आपको देना रहेगा। तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में बैंक को डिपॉजिट करते रहते हो। तो ये 4 तरीके के अकाउंट आप बैंक के साथ खुलवा सकते हो। ठीक है सर, आगे आ जाते हैं। अब हम लोग जाते हैं कि सर क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट को साफ भाषा में कहा जाता है उधार। क्रेडिट बोले तो उधार, ठीक है। अब उधार, बैंक आपको उधार दे रहा है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बैंक उधार क्यों दे रहा है, उससे उसका क्या फायदा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली बात, जो इंसान उधार देता है उसे क्रेडिटर, लेंडर ये सब कहा जाता है, जो इंसान उधार देता है। और जो इंसान उधार लेता है उसे बोरोवर कहा जाता है। तो जो उधार देवे वो क्रेडिटर, जो उधार लेवे वो बोरोवर। क्लियर हो गया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने बैंक से पैसे लिए और तुम चलते बने, नो। जब आप उधार लेते हो, ठीक है, या पहली बात आप ये समझ लीजिए कि उधार से फायदा होता है कि नुकसान होता है, पहले ये समझ लेते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उधार की अगर हम बात करें तो उधार से पॉजिटिव रोल भी होता है और उधार से नेगेटिव रोल भी होता है। आओ पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव रोल। पॉजिटिव रोल की बात करें तो मान लेते हैं यहां पर एक अंकल हैं जिनका नाम है अब्दुल। अब्दुल की जूते की दुकान है, ठीक है। अब अब्दुल को पता चल गया दिवाली आने वाली है, दिवाली में हर व्यक्ति नए कपड़े, नए जूते ये सब खरीदता है। तो अब्दुल को मालूम है कि दिवाली पे बिजनेस होना है, लेकिन अब्दुल की जो दुकान है वो पूरी खाली पड़ी हुई है, कोई स्टॉक नहीं है, खाली माल ही नहीं है दुकान में। तो अब्दुल को पता है कि अगर वो उधार ले ले
और अगर अभी वो उधार लेकर खूब सारे जूता खरीद ले और अपनी दुकान को रीस्टॉक कर दे, माल भर दे दुकान में, तो दिवाली पे बम्पर सेल होगी। और वो क्या करेगा, दिवाली पे खूब सारा माल बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा, और जो प्रॉफिट का पैसा आएगा उससे ना केवल वो उधार वापस कर देगा, साथ ही साथ उसके पास एक्स्ट्रा पैसा भी आ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा उधार ने अब्दुल की लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, क्योंकि ना केवल इससे उसका उधार तो चुक गया, चलो वो अलग बात है, लेकिन उसके पास एक पैसा आ गया। अब उस पैसे का इस्तेमाल वो बच्चों की पढ़ाई, किराना, किराया इसमें लगा सकता है। तो इस केस में क्रेडिट ने पॉजिटिव रोल प्ले किया, लेकिन कभी कभी क्रेडिट नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। मान लेते हैं यहां पर एक किसान महिला है जिसका नाम है रानी। रानी को पता है कि भाई मुझे खेती करनी है, लेकिन रानी के पास पैसा नहीं है, तो रानी ने पैसा उधार लिया। ठीक है, अब रानी के पास जो पैसा आया, रानी ने वो जो पैसा उधार लिया उससे उसने सीड लिया, फर्टिलाइजर लिया, मैन्युअल लिया, इंसेक्टिसाइड लिया, पेस्टिसाइड लिया, ट्रैक्टर के लिए फ्यूल लिया, पूरे महीने खेती करी और पूरी मेहनत लगाई। 3 महीने बाद फसल भी आ गई है खेत में, उसको लग रहा है कि हाँ ये फसल अच्छी खासी आ गई है, इस फसल को मैं हार्वेस्ट करूंगी, इसको मैं बेचूंगी, जो पैसा आएगा उससे उधार चुकाऊंगी और थोड़ा पैसे से अपने परिवार को पाल लूंगी। 3 दिन बाद ये फसल कटनी थी, लेकिन अगले दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया और रानी का पूरा खेत उड़ के उजड़ गया। अब रानी का पूरा खेत उजड़ गया, प्रॉफिट तो छोड़ो, जो उधार लिया था वो उधार अब कैसे चुकाएगी? ऐसे में वो क्या करेगी, इसका उधार चुकाने के लिए दूसरे आदमी से उधार लेगी, और इसका उधार तो नहीं दे पाएगी, बोलेगी थोड़ा पैसा बाबूजी अभी ले लो, मैं थोड़े से पैसे से खेती करती हूं, इस बार कोशिश करूंगी, अगर अब की बार अच्छी खेती होगी तो तुम्हें पूरा पैसा वापस कर दूंगी। लेकिन अगले साल भी कुछ ऐसा हो गया तो अब रानी के ऊपर 2 उधार है। तो इससे क्या होता है, रानी उधार के जाल में फंसती चली जाएगी, जिसे डेट ट्रैप कहा जाता है। और इस केस में उधार ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया। ठीक है सर, जब उधार लिया जाता है तो ऐसे ही उधार नहीं दे दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला आपको पैसा दे रहा है तो वो आपसे कुछ रिटर्न में एग्रीमेंट लेगा ना, बिना एग्रीमेंट के थोड़ी तारे सर पैसे दे देगा वो तुमको। तो जो आपके साथ चीजें आपको साइन करनी पड़ती हैं, जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं क्रेडिट लेने के लिए, उधार लेने के लिए, उनको कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टोटल हम दोस्त 6 तरीके की टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे, टोटल 6 टाइप की टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है मेथड ऑफ पेमेंट, यानी कि मैंने आपको यह कह दिया कि आप हाउ द मेथड ऑफ पेमेंट, हाउ द लोन विल बी पेड, यानी कि मैं आपको जो पैसा दे रहा हूं, ठीक है, मैं जो आपको पैसा दे रहा हूं उसके बदले तुम मुझे पैसा वापस कैसे करोगे? क्या तुम मुझे 1 साल बाद, मैंने जो तुम्हें 1 लाख रुपए दिए, क्या तुम मुझे पूरा लमसम दे दोगे, या मैंने जो 1 लाख रुपए दिए हर महीने 10-10 हजार रुपए करके 11 महीने में, 12 महीने में दोगे, इंस्टॉलमेंट्स में दोगे? तो सबसे पहले ये उधार देते वक्त ही एक क्रेडिटर बोरोवर से साइन करा लेता है। दूसरी चीज आती है दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं तो मैं तुम्हारा फूफा नहीं लगता हूं दोस्त, मुझे उसके बदले एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं तेरे को 100 रुपए दे रहा हूं और मैंने तुमसे कह दिया कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, तो बदले में जब तुम वापस करोगे तो 105 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो जब तुम वापस करोगे तो तुम्हें मुझे 110 रुपए देने पड़ेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो एक्स्ट्रा पैसा जो तुम मुझे वापसी के टाइम पे दोगे, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरी चीज आती है ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, कितने टाइम बाद मेरा पैसा वापस होगा। 1 लाख रुपए ले रहे हो, ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो भी उसी में लिखा जाता है। चौथी चीज आती है कोलैटरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलैटरल को हिंदी में कहा जाता है गिरवी। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, मैंने आगे लिख रखी है, घबराना मत तुम। अब गिरवी का मतलब क्या होता है? गिरवी का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी चीज तुम मुझे दो कि अगर कल को तुम मेरा उधार ना चुका पाओ तो ये जो तुमने कोलैटरल में चीज रखी है इसको बेच के मैं अपना पैसा रिकवर कर लूं, मेरा नुकसान ना हो। अब तुम कोलैटरल में क्या क्या चीजें रख सकते हो? तुम कोलैटरल में गोल्ड रख सकते हो,
तुम अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हो। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का उधार चाहिए, तो तुम मुझे 1.5 लाख रुपए का सोना दे दो कोलैटरल में। मेरे पास ये है, तुमने मुझे कहा कि भाई मैं आपको 1 साल बाद आपका पैसा दे दूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। आपने कहा 1,10,000 रुपए दूंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं। अब 1 साल बाद मुझे 1,10,000 रुपए चाहिए और उसके बदले तुम्हारा 1.5 लाख रुपए का सोना मेरे पास रखा है। अगर 1 साल बाद मेरा पैसा मुझे नहीं मिला तो मैं ये 1.5 लाख रुपए का सोना बेचूंगा, उसमें से अपने 1,10,000 जो मैंने तुझसे बोले थे वो ले लूंगा और 40,000 रुपए तेरे वापस कर दूंगा। तो कोलेट्रल जो होता है वो डिफॉल्ट होने के केस में बचाता है, मतलब एक प्रोटेक्शन होती है। जिसने पैसा दिया उसको एक प्रोटेक्शन होती है कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं इससे अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियस सी बात है, आईडी प्रूफ वगैरह कि तुम कल को उधार लेके भाग ना जाओ, है ना। तुम्हारा आईडी प्रूफ, कहां रहते हो, सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। और लास्ट है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि जो तू पैसा वापस करेगा, चाहे तुम लमसम करो चाहे तुम इंस्टॉलमेंट में करो, वो तुम पैसा मुझे कैश दोगे, डिजिटल ट्रांसफर करोगे, चेक काटोगे बबुआ सर की तरह, वो सब कुछ पहले ही बातचीत हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कोलेट्रल की डेफिनेशन पूछी जाती है, ये है आपके सामने कोलेट्रल की डेफिनेशन। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर आप बीच में खड़े हो जाते हो, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। बेटा ये सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ लोन पे। मेरी जान, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ लोन। ये इसमें से क्वेश्चन आता है आता है आता है, इसलिए इसको ना स्किप करके जाना। अब आप जो लोन ले रहे हो वो 2 तरीके का लोन हो सकता है। वो फॉर्मल सेक्टर से भी आप लोन ले सकते हो और वो इनफॉर्मल सेक्टर से भी आप लोन ले सकते हो। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, फॉर्मल सेक्टर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यानी कि अगर आपने हमसे 100 रुपए लोन लिया है तो हम आपको बस मान लेते हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि 100 रुपए के बदले 105 रुपए लेंगे मात्र। लेकिन ये लोग जो होते हैं ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्या देते हैं 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर तूने 100 रुपए लिया तो वापिस में 120 करना पड़ेगा। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। सर ये तो एक बच्चा भी बता देगा, फिर हर कोई आदमी फॉर्मल सेक्टर से लोन लेगा। यही तो प्रॉब्लम है कि फॉर्मल सेक्टर लोन उन्हीं को देता है जो कोलैटरल में, यानी कि गिरवी कुछ रखने को तैयार हो जाए। अगर तुम कुछ गिरवी रखने को तैयार हो तो तुम फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास गिरवी रखने को कुछ है तो तुम फॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकते हो। गिरवी सोना चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, और भारत में आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं, उनके पास सोना प्रॉपर्टी नहीं है। अगर उनके पास सोना प्रॉपर्टी होता तो वो लोन लेते ही क्यों। तो ऐसे में बेचारों को कोलेट्रल ना होने के कारण उन बेचारों को इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर वाले कोलेट्रल लेके लोन देते हैं, ये बिना कोलेट्रल के दे देते हैं। और ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं, ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देते हैं। यहां पे बोला गया है कि फॉर्मल सेक्टर वालों को स्वयं आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई इन लोग को सुपरवाइज करता है, इसमें जितने भी लोग आते हैं, कि भाई आप ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मांग सकते हो। ठीक है, आप कोई ऐसी कंडीशंस नहीं डाल सकते हो बोरोवर के ऊपर जो बहुत गलत हो। अगर बोरोवर पैसा नहीं दे सकता है तो आप कानून को हाथ में नहीं लोगे, आप मारा पीटी नहीं करोगे, है ना। प्रॉपर एक प्रोसीजर है, कोर्ट केस होगा, ये सब चलेगा। तो आरबीआई मॉनिटर करता है, इसको सुपरवाइज करता है। लेकिन यहां पर किसी भी तरीके का सुपरविजन नहीं होता है। ऐसे में अक्सर अगर कोई व्यक्ति इनफॉर्मल सेक्टर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिना कोलेट्रल दिए लोन लेता है और रिपे नहीं कर पाता है तो ये लोग उनको मारते हैं, उनकी चीजों को हथिया लेते हैं, उनको अपना गुलाम तक बना लेते हैं। गांव में ये भी देखा गया है।
फॉर्मल सेक्टर के एग्जाम्पल हैं बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हैं फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, मनी लेंडर्स, ये सब। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर 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 रट के जाइएगा। ठीक है, यहां पर आपकी एनसीईआरटी का एक ग्राफ दे रखा है जिसमें यह बताया गया है कि आज भी गरीब हाउस होल्ड जो है, जिनके पास कोलेट्रल में रखने को कुछ नहीं है, वो लोग बेचारे अभी भी कोलेट्रल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेते हैं। लेकिन जो अमीर हाउस होल्ड है, अमीर हाउस होल्ड है, वो आप देख सकते हैं कि वो सबकी सब फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल में रखने को कुछ होता है, सोना, प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ होता है उनके पास। क्लियर हो गया? आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं जो इस चैप्टर से पूछा जाता है बार 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 बार, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, एज द नेम सजेस्ट, जब आप स्वयं की हेल्प करते हो तो उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, जब आप खुद की हेल्प करते हो। यहां पे बताया गया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ये गांव के लोग या शहर के भी मान लेते हैं लोग, इकट्ठा होकर ग्रुप बनाते हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि उनके गांव में बैंक ही नहीं है, बैंक है भी तो क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, वो लोन तभी देता है जब आप कोलेट्रल दे पाओ। गांव के ज्यादातर लोगों के पास कोलेट्रल में देने को कुछ है ही नहीं, तो फिर गांव के लोग क्या करते हैं, मिलके ग्रुप बना लेते हैं। ज्यादातर इस ग्रुप के अंदर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप में सब लोग जो भी 20 मेंबर हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा पूल करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। ठीक है, अब ये जो थोड़ा थोड़ा पैसा आया, ध्यान से सुनिएगा, ये जो थोड़ा थोड़ा पैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने डाला, अब ये हर महीने अपने ही ग्रुप में पैसा रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं पहले महीने 20,000 रुपए इकट्ठा हो गया, तो ग्रुप के एक मेंबर को 20,000 रुपए दे दिए, अगले महीने वो वापस करेगा। अगले महीने जो पैसा इकट्ठा हुआ वो दूसरे मेंबर को दे दिए, तीसरे महीने जो पैसा इकट्ठा हुआ तीसरे मेंबर को दे दिए। ऐसे करके सब लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि अगेन इनको इनफॉर्मल सेक्टर से नहीं ले लेते नहीं तो ये लोन, और दूसरा बिना कोलेट्रल के लोन मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पे बताया गया कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 2-3 साल तक अच्छा काम करता है, बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो बैंक कहता है क्योंकि आप डिसिप्लिन में हो, आपकी हैबिट बढ़िया है, आप लोग बढ़िया टाइम पे पैसे जमा करते हो, पैसे उधार लेते हो, पैसे वापस से रीपे करते हो, तो ये 20,000 से ज्यादा अगर आपको अब लोन चाहिए हो तो हम आपको देने को तैयार है। तो अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 2-3 साल सही चलता है तो फिर बैंक कहती है कि चलो अब हम आपकी हेल्प करने को तैयार है। ठीक है, चौथी चीज बताई गई है कि ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन को लोन दिया जाता है। हमारे देश में देखा गया है कि अगर मेल को लोन देते हैं तो कई बार मेल वो क्या करता है, पैसा लेके नशा कर लेता है या जुआ खेल जाता है और पूरा पैसा हार जाता है। लेकिन महिला को अगर आप लोन दोगे तो वो सिंसियर होती है, वो लोन को किसी ना किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेगी, पैसे को बनाने की कोशिश करेगी, लोन चुकाने की कोशिश करेगी, अपने बच्चों को पालने की, अपने घर को चलाने की कोशिश करेगी। इसलिए ज्यादातर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो महिलाओं को लोन देते हैं ज्यादातर। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इस चैप्टर का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर और दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बहुत पूछा जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि है बांग्लादेश का सेल्फ हेल्प ग्रुप। बांग्लादेश में 1970s में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, और इसको बनाने वाले व्यक्ति जो थे, इसके जो फाउंडर थे वो थे मोहम्मद यूनुस। अब इनकी बात अगर हम करें तो इन्होंने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जिसका नाम था ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि 2018 तक आते आते इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 90 लाख लोग जुड़ चुके थे। कैन यू इमेजिन, ये ग्रामीण बैंक इतनी बड़ी सक्सेस थी कि 90 लाख लोग जुड़ गए इसके साथ। ना केवल बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ, बांग्लादेश की भी हिस्ट्री में इससे बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण ये यूनुस खान जी को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, यही नहीं, इस समय ये बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, मोहम्मद यूनुस खान। ठीक है, तो देखिए आपने किस तरीके से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप
ना केवल एक गांव की, एक शहर की, पूरे एक देश की भी काया पलट सकता है दोस्तों। डन हो गई बात। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपसे वादा किया था। पहला मैंने क्वेश्चन कहा था फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को डिटेल में पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन 2018, 19, 24, 25 लगभग हर साल पूछा जाता है। जिस साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उस साल पूछ लेते सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। ये देखिए 2017, 22, 23, 25। तो ये दो टॉपिक, वैसे तो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो टॉपिक प्लीज मिस मत करके जाइएगा। पिछले 2 साल से ये देखा जा रहा है कि इस चैप्टर से एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दिया जाएगा। क्वेश्चन 1 के आपको 1 मार्क मिलेंगे, क्वेश्चन 2 का भी आपको 1 मार्क मिलेगा और क्वेश्चन 3 का आपको 2 मार्क मिलेगा। यानी एक पैराग्राफ को पढ़ लोगे अगर आप, और अगर ये 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे उसी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड, तो 4 नंबर तुम्हारे पूरे। और ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है पिछले 2 साल से इस चैप्टर से आ रहे हैं। 2024 में आए थे और 2025 में आए थे। तो इसीलिए इसके केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। एक क्वेश्चन ये वाला मैंने आपके होमवर्क के लिए रखा है। ये क्वेश्चन को जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर भी हो गया है समाप्त। अगर आपने ये लेक्चर यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर #day3 completed लिख के जरूर जाइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। मिलते हैं कल एक आखिरी लेक्चर के साथ वॉरियर के। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।